नमस्कार एंड स्वागत है आप सभी का आज के डे 14 में ऑफ द स्पीकिंग बुक प्रोग्राम। मैं आशा करती हूँ आपको अभी तक हमारे 13 एपिसोड्स बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, द स्पीकिंग बुक एक यूनिक और एक एक्साइटिंग जर्नी है जिसे हमने शुरू किया, जहाँ पे एक ऑथर अपने बुक की आवाज बनते हैं। किताबें खुद तो बात नहीं करती, लेकिन उनकी जो उनसे जुड़ी जो भी स्टोरीज है, इमोशंस है और जो कि उस किताब की जर्नी है, इसे हमें उस किताब का ऑथर बखूबी बताता है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है कॉल्ड द स्पीकिंग बुक प्रोग्राम, इट फोकसेस टुवर्ड्स द जर्नी ऑफ द बुक एंड ये एक फन फिल्ड और एक नॉलेजेबल फील्ड एक्सपीरियंस है जो कि ऑथर्स और ऑडियंस दोनों के लिए बहुत ही इंसाइटफुल और एंगेजिंग है। आइए आज एक और नई किताब की कहानी को जानते हैं। तो आज जिस बुक की मैं बात कर रही हूँ, उस बुक का नाम है स्ट्रेंजर आई कुड नॉट फॉरगेट, विच इज बाय मिस्टर देवव्रता घोष। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल पा रहा है कि ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है, जो कि एक फिक्शनल स्टोरी है, जहाँ पे मिस्टर अयान सेन गुप्ता, a first year engineering student, accidentally dials a wrong number and connects with Arohi, a stranger who becomes a friend. Their late night conversations turn into a deep emotional bond, but when they finally meet, Ayan is shattered to learn that Arohi is engaged. Life takes them on different paths, yet memories linger. Years later, destiny brings them face to face to an airport, reminding them that some strangers leave a mark forever, even if their story doesn't last forever. ये बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है जिसे मिस्टर देवव्रता घोष ने लिखा है। विदाउट एनी फर्दर डिले, आई वुड नाउ लाइक टू कॉल मिस्टर देवव्रता विद अस। वेलकम देवव्रता जी। हाय। हाय देवव्रता जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए। एब्सोल्युटली गुड सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग सर। या थैंक्स थैंक्स ग्रेट। आई एम आल्सो प्रिविलेज्ड कि भाई आपने मेरे को इनवाइट किया। सो जी शुरू करें? हाँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपको इस इवेंट से जुड़कर कैसा लग रहा है, जहाँ पे आप अपनी बुक की आवाज़ बनकर ऑडियंस के सामने आए हैं आज? बहुत अच्छा लग रहा है, एटलीस्ट मैं अपनी स्टोरी को लोगों के सामने प्रेज़ेंट तो कर सकूँगा इस इवेंट के ज़रिए। सो बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया कि ये जो बुक है इट्स अ रोमांटिक स्टोरी, राइट? तो मैं ये जानना चाहूँगी, सबसे पहला जो मेरी उत्सुकता है जानने के लिए जिस सवाल को, वो ये है कि इस किताब ने आपको अपना लेखक क्यों चुना? क्योंकि इसे लिखने क्योंकि मैं इतना इमोशनल हूँ और ये मेरे लाइफ़ के साथ भी थोड़ी बहुत जुड़ी हुई है। नॉट एक्ज़ैक्टली द सेम बट येस लिटिल बिट अ, मैं इसको कोरिलेट कर सकता हूँ और कोई भी रीडर हो, वो भी पढ़े तो वो अपने लाइफ़ में थोड़ा बहुत कोरिलेट कर सकता है इस स्टोरी को। ओके? और जी। इस किताब ये किताब ऐसा एक कहानी कहना चाहती है जो दिल को छू जाए और जो पाठकों के मन में भी एक गहरी छाप छोड़ जाए। तो इसलिए ये किताब ने ही मेरे को लेखक चुना। मैं इतना तो बोल बिल्कुल सर। अमेजिंग, बिकॉज़ अगेन आपने जैसे कि कहा कि ये एक ऐसी स्टोरी है जो कहीं न कहीं रिलेटेबल होती है हर तरीके की ऑडियंस में, बिकॉज़ करेक्ट, हमारी लाइफ में कभी ना कभी कोई ऐसा इंसान होता है जो शायद हमारी ज़िंदगी में लंबे समय तक नहीं होता, बट जो उसके साथ होने का इम्पैक्ट होता है वो हमें हमारे जीवन में कहीं न कहीं एक छाप छोड़ जाता है, राइट? करेक्ट, तो करेक्ट। बिल्कुल सही कहा। तो अगर कोई इस किताब को पढ़ता है, तो ये किताब उस रीडर को किस जर्नी पर लेकर जाती है सर? ये किताब रीडर को एक इमोशनल सफ़र पे लेके जा सकता है एंड और उनको लाइक लाइक कुछ पुरानी यादें
या वो जो यादें वो भूल ना पाई हों, तो वो लम्हों को अनुभव करवाएगा। ओके, ठीक है? ग्रेट, ग्रेट। सो जैसे कि आपने बताया कि अगेन अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो इट ब्रिंग्स अस बैक टू आवर मेमोरी लेन, राइट? करेक्ट, बिकॉज़ अगेन क्योंकि जो इमोशंस जुड़े होते हैं हमारे हमारे अपनी लाइफ के साथ, तो अगेन उस इमोशनल जर्नी पे हमें फिर से ये किताब आई बिलीव लेकर जाती है। बिकॉज़ आई करेक्ट, थिंक कि जब भी कोई लव स्टोरी हम लिखते हैं, तो या तो उसकी हैप्पी एंडिंग होती है तो सैड एंडिंग। तो ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑडियंस को देती है, जिसके थ्रू हम उससे कहीं न कहीं रिलेट कर पाते हैं, राइट? बिल्कुल, सो बिल्कुल। एब्सोल्युटली ग्रेट सर। तो आपने जैसे बताया कि बहुत ही इमोशनल जर्नी है जब भी कोई रीडर इसे पढ़ेगा, तो आपकी बुक के पन्ने क्या इमोशंस कैरी करते हैं अपने साथ सर? अ, ये पन्ने बेसिकली लव, पेन एंड इमोशंस एंड दैट टू विथ योर मेमोरीज़, ओके? कि एक अजनबी से जुड़ के एक अलग-सा एहसास हुआ और वो अजनबी, अजनबी ही रह गया। तो ये इमोशंस कैरी करता है। ओके, ग्रेट। सो नाइस एंड इसमें बेसिकली जैसे आपने कहा कि वो शायद जो अजनबी था, वो हमारी लाइफ का पार्ट नहीं बन पाया, बट अगेन वो एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट छोड़ गया, ठीक है? करेक्ट। तो दैट्स ग्रेट सर, जैसे कि आपने कहा कि एक बहुत ही इमोशनल जर्नी पे हमें लेकर जाएगा। सो मेरा जो नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि जब ये किताब पब्लिश हुई और दुनिया के सामने आई, तो इस किताब को कैसा लगा सर? जब ये किताब पब्लिश हुई ना तो मैं अपने दोस्तों के साथ और कुछ लोगों के साथ भी शेयर किया। तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी ये कहानी अब दुनिया के साथ जी रही, ठीक है? मतलब दुनिया के साथ चल रही है, रिलेशन है कुछ और हर उस व्यक्ति के साथ जो ये किताब पढ़ता है और वो महसूस करता है, तो उसके मेमोरी लेन या उसको मतलब पहले कुछ किसी अजनबी के साथ इमोशनली अटैच हुआ और फिर बाद में वो उसको याद रखा बट भले ही वो आज उसके साथ नहीं है, उसके साथ कनेक्ट में नहीं है बट येस, वो कोरिलेट कर सकता है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि लोगों ने इस तरीके का रिव्यू दिया जिन्होंने भी ये पढ़ा कि यार ये तो हमारी ही कहानी हो सकती थी। ऐसा बिल्कुल, ऐसा था। तो बिल्कुल, तो ये बिकॉज़ पब्लिश होने के बाद मेरे को बहुत खुशी दी और ये दुनिया के सामने आई तो एक अलग ही इमोशन में वो गया। लोगों ने तो बहुत कुछ रिव्यूज़ दिए कि भई बहुत अच्छा है, आपने एट लीस्ट कोई एक स्टोरी को कोरिलेट करके आप पेन डाउन कर सके, तो बहुत अच्छा लगा मेरे ग्रेट सर, ग्रेट। बिकॉज़ डेफिनिटली ये जो इमोशंस जुड़े हुए हैं, जो इंसिडेंट्स हैं पूरी स्टोरी में, आई बिलीव कि वो हर एक ऑडियंस इससे रिलेट कर पाएगी, बिकॉज़ अगेन हम सबकी लाइफ में ऐसा कभी ना कभी होता ही है, राइट? कि जो एक इंसान होता है जो लाइफ लॉन्ग हमारे साथ नहीं रहता, बट हमारी लाइफ में उसका कहीं न कहीं बहुत इम्पैक्टफुल छाप है जो वो छोड़कर जाते हैं। राइट। ठीक है? तो इस किताब को सब पढ़ने के बाद सबसे ज़्यादा रीडर्स को क्या याद रहने वाला है सर? जैसे कि मैं पहले भी बोल रहा था कि वो रिव्यूज़ में मेरे को इस तरीके से मिले कि यार हमको भी कोई अजनबी याद आ गया, इस कहानी को पढ़ के, जो हमारे दिल में एक गहरी छाप छोड़ के गया है और वो लम्हे जो दिल को छू गया है। तो वो भी अपना मतलब पास्ट में कहीं कुछ हुआ होगा, तो वो रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं इस कहानी में और हमारी कहानी में क्या डिफ़रेंस है या क्या सिमिलैरिटीज़ है। ओके, तो इस किताब को पढ़ने के बाद रीडर्स को यही याद आएगा कि यार कोई तो अजनबी हमारे लाइफ़ में भी था और वो अब उस अजनबी को याद ज़रूर करेगा। बिल्कुल, तो जैसे कि मैंने कहा था, इट विल अगेन ब्रिंग अस बैक टू द मेमोरी लेन एंड सो मेरा जो अगला क्वेश्चन है आपकी बुक के लिए वो ये है सर, कि जब भी कोई आपकी बुक को जैसे आपने बताया कि बहुत बहुत पसंद आ रही है लोगों को ये बुक एंड काफ़ी सारे फीडबैक्स भी आपको मिले हैं। लोग कह हुँ, रहे हैं कि वो उनको उसी यादों के दौर में पे वापस जा रहे हैं, जो जिस बुक को पढ़ के यही इमोशंस वो कैरी कर पा रहे हैं। तो मेरा जो नेक्स्ट सवाल है
कि जब आपकी बुक को कोई भी फीडबैक मिलता है, तो आपकी किताब को कैसा लगता है? मेरी किताब को सही में अच्छा लगेगा भले ही वो पॉज़िटिव फीडबैक हो या नेगेटिव फीडबैक हो। बट मेरे लिए तो यही दिखता है कि मेरी कहानी को पढ़ के किसी के मन को छू लिया है और इसीलिए आइदर वो पॉज़िटिवली कुछ बोल रहा है या नेगेटिवली बोल रहा है क्योंकि हो सकता है उसके लाइफ़ में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हुए होंगे, उस अजनबी उसके लाइफ़ में कोई अजनबी होगा। तो मेरे को तो हर प्रतिक्रिया मेरे लिए मायने रखती है, भले ही वो पॉज़िटिव हो या नेगेटिव। ग्रेट सर, ग्रेट। तो आपको क्या लगता है कि ये जो किताब है, जैसे आपने बताया कि अगेन पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक्स दोनों ही बहुत बेनिफिशियल होते हैं किसी भी किताब के लिए, बिकॉज़ जब नेगेटिव फीडबैक मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि कहाँ पे और एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट है करेक्ट, करेक्ट। करने वो के लिए। नेक्स्ट किताब मेरी जब नेक्स्ट किताब आएगी तो वो एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट्स मेरे को मिल जाएगा, रिव्यू कमेंट्स पे। जी, तो आपको कैसा लग रहा है सर कि ये जो बुक है, ये क्या अपने रीडर्स के सामने अपने आप को जस्टिफाई कर पाई है? हाँ, मैं अपनी कहानी के माध्यम से तो अपने लाइक प्रेज़ेंस को क्रिएट करने की कोशिश की है और ये मतलब मेरे रीडर्स पर निर्भर है कि वो मुझे कैसे देखते हैं, मतलब किस तरीके से इस किताब को लेते हैं। मैं वही बोला ना कि मेरे को 1-2 नेगेटिव फीडबैक्स भी मिले हैं, मेरे को 8-10 पॉज़िटिव फीडबैक्स भी मिले हैं। तो फेयर फीडबैक्स के हिसाब से ही है। तो रीडर के सामने तो वो अपने मैं तो अपना 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 कैरेक्टर बोल लो या मेरे थॉट प्रोसेस मैंने इस किताब के माध्यम से रखा है कि एक रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं है हमेशा हैप्पी एंडिंग हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि भई एक मोड़ पे आपको छोड़ देना चाहिए विथ ए नोट। भले ही इट्स लाइक ए बैड नोट या गुड नोट। गुड तो आई बिलीव कि हमेशा गुड नोट में एक रिलेशनशिप एंड होनी चाहिए। बिल्कुल, आपने सही कहा क्योंकि आजकल के दौर में मुझे ऐसा लगता है कि जब हम मूवीज़ की बात करते हैं, तो मूवीज़ को देखकर या कुछ कहानियों को पढ़कर हमें ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं एट द एंड हैप्पी एंडिंग होनी ही है। बट अगेन ये एक बहुत ही नया पर्सपेक्टिव है जो कि आपकी किताब में है कि अगर हैप्पी एंडिंग या फिर कुछ मतलब कुछ हसीन नहीं हो पा रहा है, तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि हम उसे एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ सकते हैं अपनी कहानी को। ग्रेट सर, ग्रेट। सो मैं ये जानना चाहूँगी सर कि आपकी जो किताब है, इसमें सबसे ज़्यादा पसंदीदा चैप्टर आपकी किताब का कौन-सा है? अ, वो वो चैप्टर आई थिंक कि जब दोनों मिलते हैं फेस टू फेस और उसी से ही कहानी मतलब अलग मोड़ पे जाती है। जब तक फ़ोन पे बात कर रहे हैं, चल रहा है उनका कन्वर्सेशंस दैट वाज़ लाइक डिफरेंट है। लेकिन पहली बार जब शायद 5-6 महीने बात करने के बाद उन्होंने पहली बार फेस टू फेस मिले, तो वो एक अलग इमोशन कैरी करता है वो चैप्टर। ओके, सो मैं तो मतलब मेरे रीडर से यही बोलूँगा कि आप चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ो और वो चैप्टर पे थोड़ा-सा अच्छे से ध्यान से पढ़ो और वो अलग ही इमोशन है उस चैप्टर। बिल्कुल, तो मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि ये जो बुक है दैट इट इज़ अ फिक्शन बुक, अ रोमांटिक लव स्टोरी। तो अगेन बिकॉज़ आई बिलीव कि फिक्शन स्टोरी है तो आप बिल्कुल सारे इनसाइट्स खुलकर नहीं बता पा रहे होंगे बिकॉज़ ऑडियंस के लिए डेफ़िनिटली बहुत कुछ है इस स्टोरी के अंदर, बहुत सारी इनसाइटफुल जर्नी है। एंड अगेन आप इस बुक को डेफ़िनिटली हम कुछ चीज़ें तो बताएँगे ही बट अगेन कुछ चीज़ें हम शायद सस्पेंस में भी छोड़े ताकि आप एंड में गेस कर पाएँ कि क्या इसकी एक हैप्पी एंडिंग होती है या यू नो व्हाट ऑल आर द इमोशंस इन्वॉल्व्ड इनटू इट। सो ग्रेट सर। डेफिनिटली रीडर्स आर गोइंग टू गो थ्रू दैट चैप्टर वेरी केयरफुली बिकॉज़ वो बहुत ही ज़्यादा इमोशन से जुड़ा हुआ चैप्टर है, जो आपने लिखा है। तो हुँ। मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर मैं जो पूछना चाहूँगी वो ये है कि अगर इस किताब को हम किसी भी लाइब्रेरी के अंदर प्लेस करें, तो आप इस किताब को किन बुक्स के साथ देखना पसंद करेंगे? मैं तो यही चाहूँगा कि उन किताबों के पास रहे जहाँ पे कि प्रेम और रिलेशनशिप के बारे में जहाँ पे किताबें हैं, उन किताबों के कैटेगरी में आना चाहिए। जहाँ पे आप अपने मेमोरी लेन में चले जाएँ मतलब टू योर पास्ट एंड यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स। लाइक निकोलस स्पार्क्स का एक बुक है
और मेबी मतलब डिफरेंट लव स्टोरीज़ बहुत राइटर्स हैं जो लव स्टोरीज़ पे भी लिखते हैं, रिलेशनशिप के बारे में भी लिखते हैं। तो ये मैं ये मेरी कोशिश है कि मैं एक लोगों के सामने प्रेज़ेंट कर सकूँ कि यस, कि आप अगर किसी कोई एक इंसान को अभी भी याद रखे हो जो आपके दिल को छू गया है, तो ये उन लोगों के लिए है और लाइब्रेरी के कैटेगरी में भी ये प्रेम कहानी के कैटेगरी में आता बिल्कुल, बिकॉज़ ये एक मतलब मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगी, ये सिर्फ़ एक नॉर्मल लव स्टोरी नहीं है, बल्कि एक नए पर्सपेक्टिव के साथ है कि हम कैसे चीज़ों को याद रखें। मतलब ये बुक पढ़ के शायद हमें कोई पुराना अपने जीवन में कोई याद आ जाए, राइट? तो बिल्कुल सर, एब्सोल्यूटली ये बुक डेफ़िनिटली उन्हीं रोमांटिक फ़िक्शन नॉवेल्स के साथ बहुत ही अच्छी लगेगी लाइब्रेरी के अंदर। जो मेरा नेक्स्ट सवाल है सर, वो ये है कि अगर इस किताब के ऊपर कोई फ़िल्म बने, तो वो किस तरह की होगी? है। अगेन इट विल बी मोर इंटू रोमांटिक ड्रामा, जनरली रोमांटिक ड्रामा होगा और मैं तो चाहूँगा कि इसको मतलब जो भी इसको आगे लेके जाएगा फ़िल्म के तरीके में, वो तो मसाला डालेंगे ही, तो वो दिल को भी छूनी चाहिए, ठीक है? बिल्कुल। तो हम किताब के साथ-साथ इसका एक विज़ुअल रिप्रेज़ेंटेशन भी देखेंगे, जो बहुत ही इमोशन से बड़ा भरा हुआ होगा ऑडियंस के लिए, राइट? और आई थिंक इससे ज़्यादा कुछ अच्छा हो ही नहीं पाएगा। ठीक है। तो अगर मैं इस बुक की बात करूँ तो आई बिलीव ये बुक इंग्लिश में अवेलेबल है रीडर्स के लिए। तो हुँ। ये किताब इंग्लिश के साथ-साथ कितनी और लैंग्वेजेज़ में ट्रांसलेट होना चाहिए? एटलीस्ट और 3-4 लैंग्वेज में तो होनी ही चाहिए, एटलीस्ट ताकि मेरी कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और हर कोई इसे अपनी भाषा में महसूस कर सके। तो मैं तो चाहूँगा कि ऑलमोस्ट इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेजेज़ तो आई थिंक कॉमनली इंग्लिश के बाद तो हिंदी इज़ अ मेजर लैंग्वेज सर, राइट, जो कि इंडियन ऑडियंस है बिकॉज़ टिपिकली बॉलीवुड उन्हें ये दिस इज़ मोर ऑफ अ बॉलीवुड सॉर्ट ऑफ रोमांस। तो अगेन इन हिंदी में आई थिंक इट वुड डू ग्रेट। करेक्ट। तो मैं वही जी। तो चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और वो अपनी भाषा में महसूस कर सकें। बिल्कुल, बिकॉज़ इमोशंस डेफ़िनिटली अपनी भाषा में ज़्यादा अच्छे से समझ आते हैं हमें और अगेन क्योंकि ये बुक हमें एक बहुत ही इमोशनल जर्नी पर लेकर जाएगी, तो अगेन इट्स गोइंग टू बी ग्रेट। सो मैं ये जानना चाहूँगी जब आप इस किताब को लिख रहे थे, तो क्या इसे लिखते समय इस बुक को अपने लेखक से यानी कि आपसे कोई शिकायत रही? हाँ, मतलब मैं तो कभी-कभी मतलब लिखने के बाद तो सोचा ही जब चले गया प्रिंट के लिए एंड ऑल्सो कि यार कुछ बातें और भी मैं डिस्क्राइब कर सकता था, पर जो लिखने गया लेकिन वो मेरी मतलब हो सकता है कि मैं उस टाइम नहीं सोच पाया। तो बस वही मैं बोलना चाहूँगा कि थोड़ी बहुत तो कमी हर हर चीज़ में है, कोई तो परफेक्ट होता नहीं है, राइट? बिल्कुल तो सर, बिल्कुल एंड आई थिंक शायद ये इमोशंस जो बचे हुए हैं वो आपकी आगे की बुक के लिए आपके लिए हो सकता यूज़फुल शायद इसीलिए ही ये कुछ इमोशंस कुछ चीज़ें हो जो रह गई हो। है। हाँ। जी, ग्रेट। तो इस किताब के सबसे ज़्यादा रिलेटेबल ऑडियंस कौन रहेगी सर? रिलेटेबल ऑडियंस अगर बोलेंगे ना तो वो कैसे बोलूँ जो उम, मतलब जिसकी ज़िंदगी में कोई अजनबी पहले से जुड़ा हुआ है और उन्हें वो भूल ना पाए, तो वो परफेक्ट आंसर हो सकता है। बट येस, ये ये हर कैटेगरी के लोगों के लिए है। हो सकता है कि इन फ्यूचर उनको कोई अजनबी मिले और वो इस स्टोरी को रिलेट कर सके अपने साथ। तो हर कैटेगरी के लोगों के लिए है, इट्स रीडर्स लाइक हू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इमोशन, व्हाट इज़ लव फॉर दोज़ दिस बुक इज़ ओके। तो ग्रेट। मैं तो ये चाहूँगा कि मतलब हर कैटेगरी के, हर ऐज के लोग पढ़ें इसको और आनंद लें इसका। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हर कोई अपनी उस इमोशनल जर्नी पर ले जाए ये किताब उसे। सो अगर ये किताब अपने रीडर्स से कोई सवाल पूछे, तो वो क्या होगा सर? हाँ, तो सिंपल सा सवाल है, क्या आपने कभी कोई स्ट्रेंजर को अपनी यादों में बसाया है?
आंसर तो वही दे पाएँगे। मैं मतलब एक किताब तो यही क्वेश्चन पूछेगी, राइट? तो एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल सर। एब्सोल्युटली वही है ना, तो अब जैसे मेरे लाइफ में भी एक अजनबी है जिसको मैं अभी तक नहीं भूल पाया, तो उसी से इंस्पायर होके एक फिक्शनल स्टोरी है, राइट? ग्रेट सो सर। तो उसी से आई ही है। थिंक ये बुक सबको सोचने पर मजबूर कर देगी। हाँ, बहुत लोगों को मजबूर कर सकती है। बहुत लोगों के लाइफ में होगा ही होगा ऐसा। और अपनी शायद कुछ उन यादों में वापस ले जाए ये किताब उन्हें, जिससे करेक्ट, ये और रिलेटेबल बन बन जाए ऑडियंस के लिए। करेक्ट। जी। तो अगर मैं इस बुक की बात करूँ तो ये बुक अपने रीडर्स के साथ किस तरीके का रिश्ता बनाना चाहेगी? एक दोस्त का, एक मेंटर का या फिर एक गाइड का? मैं तो बोलूँगा एक दोस्त के रूप में रहेगा। मतलब किताब एक अपने रीडर्स के साथ एक दोस्त का रिलेशन बनाना चाहेगा ये स्टोरी। एक इस किताब को तो आप अगर पढ़ोगे तो और जो उनके एहसासों को समझे और उनके साथ चले, तो ये किताब उनके साथ लाइफ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए भी हेल्प कर सकती है। तो मेरी तो यही कोशिश है कि मैं अपने थॉट प्रोसेस दोनों मतलब दुनिया के सामने रखूँ और ये किताब को एक दोस्त के रूप में आगे ले अ, और किताब को प्रमोट करे। मेरा तो इतना ही बिल्कुल। बिल्कुल, सो आई थिंक शायद दोस्त से बात करते हुए हमें कुछ पुरानी यादें हमारी या ताज़ा हो जाती है, वैसे ही इस किताब को पढ़कर भी जो हमारे पुराने इमोशंस हैं, पुरानी यादें हैं, किसी अजनबी के साथ, वो सारी ताज़ा हो जाएँगी। तो मेरा जो अगला सवाल है कि जब ये इस किताब को सबसे ज़्यादा खुशी कब मिलती है? जब इसे कोई खरीदता है, जब इसे कोई पढ़ता है या जब इसे कोई इसकी कोई प्रशंसा करता है? मेरे हिसाब से तो ये किताब मतलब सबसे ज़्यादा खुश तभी होगा जब इसे कोई पढ़ेगा। सिर्फ़ खरीद के रख लेना तो नहीं होता ना, तो उसको पढ़ना ज़रूरी है। ताकि तब ये तब ये किताब उनके मन में घर कर जाए या मन में जीवित हो तभी ये किताब भी जीवित हो जाए। तो बिल्कुल सर। तो पढ़कर ही शायद वो इमोशंस की जर्नी पर वो जा सके। राइट। बिल्कुल, बिल्कुल। सो जो मेरा नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि इस प्रोग्राम जैसे कि मैंने इस प्रोग्राम में मैंने बताया कि आपकी जो बुक है वो अमेज़न पे ई-बुक और फिज़िकल बुक में है। तो जो मेरा नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि जैसे कि आपने बताया ये बहुत ही हमें इमोशनल जर्नी पर लेकर जाती है। तो क्या आपने सोचा है कि ये बुक पेपरबैक और ई-बुक के साथ-साथ हम ऑडियो वर्ज़न में भी लॉन्च करें ताकि इस किताब को सिर्फ़ पढ़ा ना जाए बल्कि सुनकर महसूस किया जाए। हुँ, ऑडियो बुक येस, इट शुड बी मतलब होना चाहिए। ग्रेट सर, ग्रेट। तो आई बिलीव शायद इस इवेंट के बाद लोग इस किताब के एहसास को पढ़ने के साथ-साथ शायद सुन भी पाएँ। सुन भी पाए, येस। जी। तो आप इस इवेंट के माध्यम से ये बुक ऑडियंस को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप प्लीज़ मुझे बताएँगे सर? अ, तो ये मतलब इस किताब में तो ऑलरेडी है कि नाम जैसे बोलता है कि स्ट्रेंजर आई कुड नॉट फॉरगेट, राइट? तो कुछ लोग ये संदेश ज़रूर जाएगा कि कुछ लोग ज़िंदगी में अजनबी बनकर आते हैं और अपने हमारे दिल में एक गहरी छाप छोड़ जाते हैं और वो हमेशा याद रहते हैं, वो आपके यादों से कभी भी नहीं जाते हैं। तो ऐसा छाप ऐसा इंसान अगर आपके ज़िंदगी में है, तो आप उसको कभी भी नहीं भूल पाओगे। तो यही बिल्कुल, संदेश है कि आप बस याद रखो, लेकिन हैप्पी नोट पे याद रखो। उनको कभी मतलब उनका बुरा मत कभी कभी करना या बुरा मत सोचना। यही संदेश है। क्योंकि आप बिल्कुल। अगर कोई इंसान को हमेशा खुश देखना चाहोगे, तो भगवान आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे। बिल्कुल, एब्सोल्यूटली सर वेरी ब्यूटीफुली सेड कि जब हम उन यादों में जाएँ तो डेफ़िनिटली वो एक खुशी दे जाए रादर देन एक दुःख के दुःख साथ दे बिकॉज़ द पर्सपेक्टिव, द मोटिवेशन ऑफ राइटिंग दिस बुक आई बिलीव आपकी यही है कि ये बुक ऑडियंस को मेमोरी लेन के साथ-साथ उस हसीन लम्हों की याद दिला जाए रादर देन उनको याद करके कोई इंसान दुखी हो जाए। तो बिल्कुल सही कहा
कि हमारी लाइफ में जितने भी अच्छे पल थे, हमें उसे याद करके खुश रहना चाहिए, ना कि Relive उनके those ना moments. होने के गम की वजह से हमें दुखी रहना चाहिए। Yeah, you should relive those moments. Yeah, cherish those moments. Absolutely. We should always cherish the good memories that we have. जी। भले ही So I would आपका like एंडिंग सही नहीं था, बट यस, एटलीस्ट आप जितने दिन भी साथ में थे या जितने दिन भी आप उम, गुज़ारे, वो एक मेमोरी है एंड दैट्स अ गुड मेमोरी, राइट? सो यू शुड absolutely, absolutely. चेरिशिंग दोज़ मेमोरीज़। So I would like to tell to the audience the book that we have, Stranger I Could Not Forget. This is there on Amazon in the form of e-version as well as the physical version. तो हम इसका परचेजिंग लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुट कर रहे हैं। सो इफ पीपल आर लाइकिंग दिस कॉन्वर्जेशन और आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आप भी उस जर्नी का हिस्सा बनना चाहेंगे जो कि सर ने बताई, एक खूबसूरत यादों की जर्नी का, सो डेफिनेटली परचेज दिस बुक। ये बुक ई वर्जन और फिजिकल वर्जन में है एंड सून, जैसे कि सर ने बताया कि हम शायद प्लान करेंगे इसे ऑडियो वर्जन में भी लाने के लिए। तो डेफिनेटली पीपल गो एंड परचेज दिस बुक। एनी लास्ट वर्ड सर जो इस इवेंट में एज एन ऑथर आप कहना चाहेंगे अपनी बुक के तौर पे? मैं तो यही मतलब यही संदेश मैं देना चाहूँगा कि भई आप इसको पढ़िए, समझिए और अपनी यादों को ताज़ा कीजिए, बस। बिल्कुल। थैंक यू सो मच देवव्रता जी फॉर जॉइनिंग हियर एंड आई होप सारी इस इवेंट के थ्रू सभी को वो शायद कुछ कहीं न कहीं वो एहसास हुआ हो अपनी वो पुरानी मेमोरी लेन में जाने का, राइट? तो सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग सर। थैंक यू। थैंक थैंक यू। सो ये था आज का डे 14। दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक, एक जहां हम एक इमोशनल जर्नी पे गए, जहां पे मिस्टर देवव्रता जी ने इस बुक से जुड़े सारे इमोशंस हमें बताए। सो मैं आशा कर रही हूँ कि हमारा ये जो इनिशिएटिव है आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। सो आई वुड लव टू नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन and also not to forget we have started the registrations for मेरी किताब मेरी कहानी नेक्स्ट सीजन। तो नीचे दिए हुए नंबर्स में प्लीज कांटेक्ट कीजिए एंड registration slots are open. So till then we will see you in the next session. Till then keep reading and keep learning. Thank you so much for joining.